हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के चैप्टर नंबर फर्स्ट के बारे में, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जो सारे क्वेश्चन जो हैं आपके बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन इसमें बताए जाएंगे। तो आप सभी को ये सारे क्वेश्चन तैयार होने चाहिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे इन सब में से, तो आप एक एक क्वेश्चन को जरूर से जरूर तैयार करके ही जाइएगा। पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई थी। ठीक है, किसकी घोषणा? गणतंत्र की घोषणा की बात हो रही है, तो फ्रांस की बात की जाए तो यहाँ पे गणतंत्र की घोषणा जो है 1815 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1815 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा 1815 ईस्वी में हुई थी। अब हम दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो पहला ऑप्शन है 1688 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1789 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में और 1939 ईस्वी में। तो आप सभी को याद रखना है, जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वो हुई थी 1789 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने आता है कि नेपोलियन ने नागरिक संहिता, ध्यान से सुनिएगा, नेपोलियन ने नागरिक संहिता को कब लागू किया था। तो पहला ऑप्शन है 1804 ईस्वी में, दूसरा है 1815 ईस्वी, 1829 और 1841। तो आप सभी को याद रखना है, नेपोलियन ने जो नागरिक संहिता लागू किया था वो किया था 1804 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो चौथा नंबर प्रश्न आप सभी के सामने, नेपोलियन की पराजय कब हुई थी। ठीक है, पहला ऑप्शन है 1814 ईस्वी, 1815 ईस्वी, 1816 और 17। ठीक है, तो आप सभी को याद रखना है, नेपोलियन की जो पराजय हुई थी 1815 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो 5 नंबर प्रश्न आप सभी के पास है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था। किसका प्रारंभ? राष्ट्रवाद की बात करें तो राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ है वो फ्रांस से हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी में फ्रांस है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और सारे क्वेश्चन को तैयार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ सकते हैं। आप देखिएगा कि आपके एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। छठा प्रश्न आप सभी के सामने है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से है। ठीक है, तो नेपोलियन के संबंध की बात करें तो पहला ऑप्शन है जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड। तो आप सभी को याद रखना है, फ्रांस से इसका संबंध है। किसका? नेपोलियन का। 7 नंबर प्रश्न है, फ्रांस किस प्रकार का राज्य था। ठीक है, पहला ऑप्शन है असीमित राजतंत्र था, सीमित राजतंत्र, प्रजातंत्र या गणतंत्र। तो आप सभी को याद रखना है कि फ्रांस एक असीमित राजतंत्र था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा। प्रश्न है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्न में से किसने की थी। ठीक है, तो वियना संधि की जब बात आती है ना, वियना संधि की जब बात आती है तो उसमें मेटरनिक का नाम सुनाई देता है, और इसकी मेजबानी भी करने वाला मेटरनिक ही था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो 9 नंबर प्रश्न आप सभी को दिख रहा होगा, ज्यूसेपे मैत्सिनी का संबंध था किससे था। तो किससे इसका संबंध था? पहला ऑप्शन है इटली के एकीकरण से, दूसरा है जर्मनी के एकीकरण से, तीसरा ऑप्शन है इंग्लैंड के राष्ट्रवाद से, और चौथा ऑप्शन है फ्रांस के राष्ट्रवाद से। तो आप सभी को याद रखना है, इटली के एकीकरण से ज्यूसेपे मैत्सिनी का संबंध था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 10 नंबर है, यूरोप में किस दशक में बड़ी आर्थिक मंदी आई थी। तो आप सभी को याद रखना है 1830 ईस्वी में ये मंदी आई थी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी यूरोप में किस दशक में सबसे बड़ी आर्थिक मंदी आई थी। तो आर्थिक मंदी जो थी 1830 ईस्वी में आई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो 11 नंबर प्रश्न है कि यूरोप का प्रथम विद्रोह कब हुआ था। यूरोप का प्रथम विद्रोह कब हुआ था? तो आप सभी को याद रखना है, जुलाई के महीने में 1830 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसी समय जो है यूरोप में बड़ी आर्थिक मंदी भी आई थी, और इसी समय जो है यूरोप का प्रथम विद्रोह भी हुआ था। आप लोग याद रखेंगे। अब हम प्रश्न संख्या 12 पे आ चुके हैं। प्रश्न संख्या 12 है, ऑटोबान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। ठीक है, तो ऑटोबान बिस्मार्क की बात करें तो ऑप्शन दिया गया है हमारे पास, इटली, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन। तो ऑटोबान बिस्मार्क का संबंध जो है जर्मनी के साथ था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जर्मनी। अगला प्रश्न है 13 नंबर, जर्मन संस्कृति में वोक्सजिस्ट का आशय था। तो वोक्सजिस्ट का आशय था राष्ट्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में राष्ट्र है, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है,
अगले प्रश्न की बात करें तो 14 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने है। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था इसमें सबसे मुख्य भूमिका किसने अदा किया था? पहला ऑप्शन है ज्यूसेppe गैरिबाल्डी, दूसरा ऑप्शन है ऑटो वान बिस्मार्क, नेपोलियन और विलियम प्रथम। तो इसमें से आप सभी को याद रखना है ऑटो वान बिस्मार्क ने, ठीक है। और इसका संबंध भी जर्मनी से है, तो याद रखिएगा कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका भी किसकी थी? ऑटो वान बिस्मार्क की ही थी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15, निम्न नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया? तो एक गुप्त संगठन था जिसका नाम था यंग इटली। इसको किसने बनाया था? तो पहला ऑप्शन है विक्टर इमैनुएल द्वितीय ने, दूसरा है ज्यूसेppe मैत्सिनी ने, तीसरा है काउंट काबूर ने, चौथा ऑप्शन दिया गया है ज्यूसेppe गैरिबाल्डी ने। आप सभी को याद रखना है कि यंग इटली के संस्थापक जो थे वो थे ज्यूसेppe मैत्सिनी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो गुप्त संगठन बनी थी यंग इटली, उसके जो संस्थापक थे या उसे जिसने बनाया था वो थे हमारे पास ज्यूसेppe मैत्सिनी, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो 16 नंबर प्रश्न आप सभी को दिख जाता है। प्रश्न क्या है देखिए, प्रश्न है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? यानी कि इटली और जर्मनी का जो एकीकरण था इसके विरुद्ध कौन देश था? तो पहला ऑप्शन है इंग्लैंड, दूसरा है रूस, ऑस्ट्रिया और प्रसा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रिया जो देश था ना ये इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था। अगला प्रश्न है 17 नंबर, निम्न में से किस युद्ध में जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न पूर्ण हो गया? जर्मनी के एकीकरण का जो स्वप्न देखा जा रहा था ये किस युद्ध से पूर्ण हो पाया? पहला ऑप्शन है फ्रांस प्रसा युद्ध, दूसरा है फ्रांस इटली युद्ध, तीसरा है ऑस्ट्रेलियज युद्ध और उसके बाद से जॉल वेराइन का युद्ध। तो आप सभी को याद रखना है कि फ्रांस प्रसा का युद्ध जो था इसी के वजह से जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न पूरा हो पाया था। इसी युद्ध के होने के बाद से जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। अब आ गए हैं हम 18 नंबर क्वेश्चन के पास। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है बहुत कम बचे हुए हैं, आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है जॉल वेराइन का गठन कब किया गया था? तो जॉल वेराइन का गठन कब हुआ था? ऑप्शन देखिए 1837 में, 1834 में, 35 और 38 में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जॉल वेराइन था, इसका गठन 1834 ईस्वी में हुआ था। 19 नंबर प्रश्न है मध्य वर्ग के उदय का कारण क्या था? मध्य वर्ग का जो उदय था इसका कारण क्या था? तो पहला ऑप्शन है औद्योगिकरण, दूसरा है मानवीकरण, तीसरा है तकनीकी और चौथा है वैश्वीकरण। तो आप सभी को याद रखना है मध्य वर्ग के उदय का कारण जो था वो था औद्योगिकरण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंतिम और 20वां नंबर प्रश्न आप सभी को बताने जा रहा हूं। आप सभी से अनुरोध है कि इस 20 प्रश्नों को जरूर इस चैप्टर से तैयार कर लीजिएगा। ये 20 प्रश्न आप सभी के लिए रामबाण साबित होंगे। मुझे पूरा आशा नहीं बल्कि विश्वास है कि आपके एग्जाम में इन 20 क्वेश्चन में से जरूर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? ये प्रश्न है और इसमें दिया गया है संघीय शासन व्यवस्था स्थापित हुआ था या संवैधानिक राजतंत्र या निरंकुश राजतंत्र या गणराज्य स्थापित हुआ था, यही हमें बताना है। तो 1830 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद से फ्रांस में जो शासन व्यवस्था स्थापित हुई थी उसका नाम था हमारे पास संवैधानिक राजतंत्र, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। संवैधानिक राजतंत्र जैसी शासन व्यवस्था स्थापित हुई थी। तो आप सभी को यही याद रखना है, ठीक है। आशा करता हूँ आप सभी को ये 20 प्रश्न समझ में आ गए होंगे। ये 20 प्रश्न थे जो आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट से थे। इसी तरीके से हर एक चैप्टर के 20-20 या 25-25 क्वेश्चन लेकर के आऊँगा जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और 100% की गारंटी देता हूँ कि सारे चैप्टर करने के बाद से आपको किसी भी अन्य क्वेश्चन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखा करिए। मुझे आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि जितने लोग अंत तक देखे होंगे 20 के 20 प्रश्न आप लोगों को तैयार हो गए होंगे। अब कभी भी आपको ऑप्शन दिखने को मिलेगा आप लोग सही टिक कर देंगे। तो इस तरीके से वीडियो जितनी भी आएंगी आप लोग पूरा देखते जाइएगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।